नमस्कार। आज हम बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को जरा करीब से समझने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ सड़कों और पुलों के नक्शे नहीं हैं, बल्कि ये बिहार के आने वाले कल की एक तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है, बल्कि ये समझना है कि ये कंक्रीट की लकीरें बिहार की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रही हैं। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रुकेंगे। अच्छा। हम उन आंकड़ों के पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक छोटा सा एयरपोर्ट किसी पूरे इलाके की आकांक्षाओं का प्रतीक कैसे बन जाता है, या एक एक्सप्रेसवे कैसे दो अलग थलग पड़े इलाकों को एक दूसरे का बाजार बना देता है। एकदम सही। असल में कनेक्टिविटी ही विकास की पहली शर्त है और आज हम देखेंगे कि बिहार इस शर्त को कैसे पूरा कर रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे बुनियादी चीज से, सड़कों से। हाँ बिल्कुल। बिहार में जब भी कहीं आने जाने की बात होती है तो सबसे पहले सड़कों का ही जिक्र होता है। स्रोतों के मुताबिक राज्य में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क करीब 6000 किलोमीटर का है, जो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये नेटवर्क काफी फैला हुआ है और इसमें NH-31 जैसे कुछ हाईवेज तो वाकई राज्य की जीवन रेखा है। हाँ, बिहार की जीवन रेखा ही कहते हैं उसे। दशकों से ये व्यापार और आवाजाही का मुख्य जरिया रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। वो क्या? अगर हम सड़क घनत्व यानी रोड डेंसिटी को देखें, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सड़कों की लंबाई, तो बिहार देश के सबसे आगे वाले राज्यों में से एक है। अच्छा, कागज पर तो ये बहुत अच्छा दिखता है। हाँ। मतलब कम जगह में ज्यादा सड़कें हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? अक्सर सड़कों की हालत को लेकर शिकायतें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल सही। समस्या घनत्व की नहीं, गुणवत्ता की है। अच्छा। कई सड़कें पुरानी हैं, संकरी हैं और बढ़ते ट्रैफिक का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनौती सिर्फ नई सड़कें बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने की भी है, ताकि वो आज की जरूरतों को पूरा कर सके। और यहीं पे पुलों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, खासकर गंगा नदी पर। बिल्कुल। हाँ, गंगा नदी बिहार को भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटती है। जी। पटना का महात्मा गांधी सेतु या भागलपुर का विक्रमशिला सेतु, ये सिर्फ नदी पार करने के रास्ते तो है नहीं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल है। सही कहा। उत्तर बिहार जो कृषि प्रधान है और दक्षिण बिहार जहां उद्योग और ऐतिहासिक शहर हैं। इन पुलों के बिना इन दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब ये बिहार की सामाजिक और आर्थिक एकता के प्रतीक हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक पुल पर ट्रैफिक जाम होने से पूरे राज्य की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इससे इनकी अहमियत का अंदाजा लगता है। सही बात है। तो ये मौजूदा नेटवर्क है जो राज्य का बोझ उठा रहा है। लेकिन अगर बिहार को तेजी से विकास करना है, उद्योगों को आकर्षित करना है, तो क्या ये पुरानी सड़कें और पुल काफी हैं? नहीं। यहीं से शायद एक्सप्रेसवे की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक्सप्रेसवे सिर्फ बेहतर सड़कें नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैसे? ये अब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि समय बचाने, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने और औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की रणनीति है। मतलब ये बिहार को भविष्य के लिए तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। इन नए प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे की है। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि ये बिहार का पहला उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे है जो गया और औरंगाबाद को सीधे दरभंगा से जोड़ रहा है। जी। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी अलग हैं कि उन्हें इस तरह जोड़ने से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। अच्छा। दक्षिण बिहार, खासकर गया औरंगाबाद बेल्ट, खनिज और छोटे उद्योगों का केंद्र रहा है। वहीं उत्तर बिहार का मिथिला क्षेत्र, जिसमें दरभंगा आता है, वो कृषि, मखाना और मछली पालन के लिए जाना जाता है। और अभी तक इन दोनों के बीच सीधा तेज रफ्तार वाला कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये एक्सप्रेसवे इन दोनों अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे का बाजार देगा। कैसे? दक्षिण के उद्योगों को उत्तर का कच्चा माल और लेबर मिलेगा और उत्तर के कृषि उत्पादों को दक्षिण के शहरों तक पहुंचने का एक तेज रास्ता। मतलब ये सिर्फ सीमेंट की सड़क नहीं, बल्कि एक आर्थिक गलियारा है। बिल्कुल। ये तो वाकई तस्वीर बदल सकता है। और स्रोतों में एक और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का जिक्र है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो नेपाल बॉर्डर को सीधे पश्चिम बंगाल के बंदरगाह से जोड़ रहा है। ये तो एक राज्य से भी बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लगता है। गोल को देखना होगा, जो कि एक लैंडलॉक्ड राज्य है। हाँ,
बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है। इसका मतलब है कि इसके पास अपना कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। सही बात है। अभी तक बिहार के उद्योगों या किसानों को अपना माल बंदरगाह तक भेजने के लिए कई राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। और ये एक्सप्रेसवे उस समस्या का सीधा समाधान है। बिल्कुल, ये बिहार को पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक हल्दिया तक एक डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर दे रहा है। तो इससे बिहार के निर्यात की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। कई गुना। कल्पना कीजिए, उत्तर बिहार में उगा हुआ मखाना या भागलपुर का सिल्क अब सीधे यहाँ से पैक होकर दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकेगा। वाह! ये बिहार की आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। ये एक्सप्रेसवे एक जबरदस्त आर्थिक रणनीति लगते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में और खासकर बिहार में भूमि अधिग्रहण हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। कहाँ, ये एक चुनौती तो है। तो क्या इन बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से जमीनी स्तर पर कोई टकराव या चुनौती भी सामने आ रही है? चुनौती तो हमेशा रहती है। इतने बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना कभी आसान नहीं होता। इसमें किसानों को उचित मुआवजा देने से लेकर उनके पुनर्वास तक कई मुद्दे शामिल होते हैं। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाए, लेकिन ये इन परियोजनाओं की गति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जरूर है। तो सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि विकास और स्थानीय लोगों के हितों के बीच कितना अच्छा संतुलन बनाया जाता है। एकदम सही। सही बात है। तो सड़कें और एक्सप्रेसवे तो जमीनी कनेक्टिविटी की कहानी कहते हैं जी। लेकिन परिवहन के और भी माध्यम हैं, जैसे रेलवे और हवाई मार्ग। जी। बिहार में तो रेलवे का नेटवर्क बहुत पुराना और घना है। हाँ, रेलवे बिहार के परिवहन की रीढ़ की हड्डी रहा है। यह राज्य पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत आता है। यहाँ एक आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किसी भी जोन का मुख्यालय राज्य की राजधानी में ही होगा, यानी पटना में। लेकिन ऐसा नहीं है ना? नहीं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, पटना में नहीं। अच्छा। ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन ये दिखाती है कि राज्य का प्रशासनिक भूगोल हमेशा राजधानी पर ही केंद्रित नहीं होता। हाजीपुर की रणनीतिक लोकेशन की वजह से उसे ये दर्जा दिया गया। ये वाकई एक दिलचस्प तथ्य है। अब हवाई मार्गों की बात करते हैं। पटना और गया में तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ही, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है दरभंगा हवाई अड्डे की। हाँ, दरभंगा की कहानी तो कमाल है। स्रोतों के मुताबिक ये UDN योजना के तहत देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ये थोड़ा शॉकिंग वाला है। मैं तो सोच रहा था कि ये खिताब किसी बड़े औद्योगिक शहर के पास होगा। इसके पीछे क्या खास वजह है? आपका चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन दरभंगा की सफलता सिर्फ बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का सबूत नहीं है। ये एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। वो कैसे? ये दिखाता है कि मिथिला क्षेत्र से बाहर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है। अच्छा। पहले वो छुट्टियों में घर आने के लिए ट्रेनों में महीनों पहले टिकट बुक करवाते थे, और अब उनके पास हवाई यात्रा का विकल्प है और वे उसका खर्च भी उठा पा रहे हैं। ठीक यही बात है। ये उनकी बढ़ी हुई आमदनी, आकांक्षाओं और समय की कीमत का एक सीधा पैमाना है। ये जमीनी स्तर पर हो रहा एक ऐसा बदलाव है जिसे पारंपरिक आर्थिक आंकड़े शायद उतनी तेजी से नहीं पकड़ पाते। तो दरभंगा हवाई अड्डे की सफलता ये बताती है कि बिहार के Tier 2 और Tier 3 शहरों में कितनी ज्यादा संभावनाएं छुपी हुई हैं। बस उन्हें सही कनेक्टिविटी देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट चल रहे हैं, लेकिन इन सबको चलाने के लिए और नए उद्योगों को खींचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है बिजली। सही। इस मोर्चे पर बिहार कहाँ खड़ा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बिना भरोसेमंद बिजली के बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा है। हाँ। पिछले कुछ सालों में बिहार ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। स्रोतों के अनुसार राज्य ने अपनी उत्पादन शक्ति में भारी वृद्धि की है। जैसे कि बाढ़, नबीनगर और कांटी के थर्मल पावर प्लांट्स। जी, ये बड़े थर्मल पावर प्लांट्स राज्य की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो बेस लोड पावर के लिए जरूरी हैं। लेकिन आज के समय में बात सिर्फ बिजली पैदा करने की नहीं है, बल्कि ये भी है कि बिजली कैसे पैदा की जा रही है। क्या बिहार नवीकरणीय ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ भी कोई कदम बढ़ा रहा है? बिल्कुल। और यहाँ भी जैसा हवाई अड्डे के मामले में हुआ, दरभंगा फिर से एक मिसाल कायम कर रहा है। अच्छा।
राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वहीं लगाया गया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब पानी पर तैरते हुए सोलर पैनल? हाँ, बिल्कुल वही। ये एक बहुत ही नवीन और स्मार्ट आइडिया है। कैसे? बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में जमीन बहुत कीमती है, तो बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े सोलर फार्म के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बजाय हम तालाबों और दूसरे जल निकायों की सतह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब आप एक ही जमीन के टुकड़े से दो फायदे ले रहे हैं, तालाब में मछली पालन या सिंचाई के लिए पानी, और उसकी सतह से बिजली। बिल्कुल, ये संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके तो और भी फायदे होंगे। एकदम सही। इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो कीमती जमीन बचती है और दूसरा सोलर पैनल पानी की सतह को ढकते हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। वाह! ये दिखाता है कि बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि वह स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान भी अपना रहा है। ऊर्जा के विषय पर एक और सवाल मन में आता है, परमाणु ऊर्जा को लेकर। क्या बिहार में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या बनाने की कोई योजना है? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार उठता है और इसे स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ। हमारे स्रोतों के अनुसार बिहार में वर्तमान में कोई भी क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। अच्छा। भविष्य में योजनाओं पर विचार हो सकता है, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है, लेकिन अभी की जमीनी हकीकत यही है कि बिहार की ऊर्जा आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा की कोई भूमिका नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। जी। एक तरफ बिहार NH31 जैसी अपनी पुरानी जीवन रेखाओं को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे के जरिए भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगा रहा है। हवाई और रेल नेटवर्क छोटे शहरों की बढ़ती आकांक्षाओं को पंख दे रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जैसे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। निष्कर्ष यही है कि बुनियादी ढांचा सिर्फ सीमेंट और स्टील का जाल नहीं होता। यह किसी भी क्षेत्र के विकास का इंजन होता है, उसकी धमनियां होती हैं। बिल्कुल। यह आर्थिक विकास, व्यापार में आसानी और सामाजिक गतिशीलता की नींव रखता है। ये एक्सप्रेसवेज, ये हवाई अड्डे और ये पावर प्लांट, ये सब मिलकर एक नए और गतिशील बिहार की कहानी कह रहे हैं। एक ऐसा बिहार जो अपनी भौगोलिक चुनौतियों से पार पाकर देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा सवाल? हमने देखा कि कैसे ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तेज रफ्तार विकास का बिहार के पारंपरिक उद्योगों और सबसे अहम उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या यह विकास समावेशी होगा और क्या इसका लाभ राज्य के हर कोने और हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।